चैप्टर 12 जब्बार की मौत। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, आर्यन और अंजलि भीड़ से बचकर आर्यन की उड़ने वाली तकनीक की मदद से उड़कर अनंत नेता के घर के पास पहुंचे ही थे कि तभी उन पर जब्बार और उनके दोनों मंत्री हमला कर देते हैं। जैसे तैसे तो आर्यन जब्बार के दोनों मंत्रियों को हरा देता है, पर तभी उस पर जब्बार हमला कर देता है। अब आगे जब्बार अचानक से आर्यन के पास आकर बोलता है, खेल अब खत्म हुआ, अब शुरू होगी असली जंग। वो ऐसा बोलता ही है कि तभी आर्यन टेलीपोर्ट होकर उससे काफी दूर चला जाता है। आर्यन को ऐसे भागते देख जब्बार पहले तो हंसता है और फिर अपने हाथों से एक काले रंग की आग निकालता है जो कि एक बहुत बड़े बाज का रूप ले लेती है। फिर वो उस बाज को आर्यन की तरफ छोड़ देता है और फिर वो बाज गोली की तेजी से आर्यन की ओर जाने लगता है। और वही आर्यन अपनी तरफ इतने बड़े और ताकतवर बाज को आते देख वो अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, जिसका नाम पेगासस स्वॉर्ड है। और जैसे ही वो अपना ये हमला करना शुरू करता है तो उसके चारों तरफ का आसमान काला पड़ जाता है और उसके पीछे एक पेगासस की परछाई बनना शुरू हो जाती है। उस परछाई का आकार लगभग जब्बार की शक्तियों से बने बाज जितना ही होगा। तभी वो परछाई एक तलवार का रूप ले लेती है जो इतनी तेज लग रही थी कि आसमान को भी दो हिस्सों में काट दे। फिर आर्यन भी अपने हमले को जब्बार के हमले के सामने भेज देता है। तब दोनों ही हमले एक दूसरे की तरफ गोली की रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं तो चारों तरफ एक ताकत की लहर फैल जाती है और जो भी कमजोर जीव इस लहर के बीच में आता है तो वो लहर उसका वजूद मिटा देती है। और यहाँ दोनों हमले के टकराने की वजह से चारों तरफ का आसमान रोशनी से भर गया था और उसी रोशनी में एक शरीर नीचे गिरते हुए सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है और उसके टकराने की वजह से जमीन पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और जब अंजलि की नज़र उस पर पड़ती है तो वो भागकर उसके पास जाती है। आर्यन, आर्यन तुम ठीक हो ना? अंजलि आर्यन को पकड़ बोलती है। पर आर्यन तो गिरने की वजह से बेहोश हो गया था और आर्यन को ऐसी हालत में देख अंजलि का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। और अचानक ही उसके गले का लॉकेट उसके गले से टूटकर गिर जाता है और जैसे ही वो लॉकेट अंजलि के गले से अलग होता है, उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उस वक्त तो जब्बार भी अंजलि का लेवल नहीं देख पा रहा था। और तभी अंजलि हवा में चलने लगती है। तुमने ये गलत किया, तुम्हें आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। ऐसा बोलकर वो अपनी शक्तियों को बाहर निकालती है और उसकी शक्तियों का बस दबाव ही इतना होता है कि जब्बार समेत उसके दोनों मंत्री भी जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने आप को घुटनों के बल बैठने से रोक सके, पर वो दबाव इतना होता है कि वो तीनों जमीन पर ही गिर जाते हैं। आखिर तुम कौन हो? जब्बार बड़ी मुश्किल से अपनी शक्तियों की मदद से बोलता है। और वही उस जगह से काफी दूर एक आदमी एक अनुष्ठान कर रहा था। वह अचानक ही अपनी आंख खोल लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में उस वक्त बस एक ही चीज दिख रही थी और वो था डर। फिर वो तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है और वहीं पहुंचता है जहां पर अंजलि और आर्यन थे। और वहां आकर वो घुटनों के बल अंजलि के सामने जमीन पर बैठ जाता है। माफ कीजिएगा महामहिम, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो महामहिम को खुद आना पड़ा हमें सजा देने? असल में वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अनंत लीडर ही है जो कि अंजलि से घुटनों के बल पर बैठकर माफी मांग रहा है। वही अनंत लीडर को अंजलि के सामने झुकते देख जब्बार भी समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब उस गलती की एक ही सजा है, मौत। अनंत नेता को अपने सामने ऐसे झुकते देख अंजलि आर्यन की तरफ उंगली उठाती है और बोलती है, गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे इस नेता ने। अब इसकी कीमत बस इसे ही नहीं बल्कि पूरे अलबारा को चुकानी होगी।
ऐसा बोलकर वो सामने की तरफ अपना हाथ करती है और उसके हाथ से एक इतनी बड़ी जादुई लहर निकलती है कि अलबारा का दरवाज़ा, जो कि बहुत मजबूत माना जाता था, वो टूटकर बिखर जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि उस लहर के रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब भी तबाह हो गया, चाहे वो कोई दारू का अड्डा हो या फिर कोई नाचने वालियों का कोठा, सब के सब धूल में मिल गए जो भी उस लहर के बीच आया। फिर तभी अंजलि अपना ध्यान फिर से जब्बार की ओर करती है, जो अभी भी अंजलि की शक्तियों के दबाव में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था। तभी अंजलि जब्बार की तरफ अपना हाथ करती है तो उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो कि एक बहुत बड़े हाथ में बदल जाती है और वो जब्बार को पकड़कर अंजलि के सामने ले आती है। फिर वो उससे बोलती है, तूने मेरे आर्यन को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसा बोलकर वो अपने हाथ से जब्बार को और जोर से दबाने लगती है। आज अंजलि बिल्कुल अलग ही लग रही थी, वो बिल्कुल भी वैसी अंजलि नहीं लग रही थी जैसी वो आर्यन के साथ होने पर रहती है। फिर वो अपने उस जादुई हाथ का दबाव इतना बढ़ा देती है कि जब्बार उसके हाथ के अंदर कुचलकर मर जाता है। और जैसे ही वो अपने उस बड़े से हाथ की मुट्ठी को खोलती है तो उसके अंदर से बस लाल रंग का खून और मांस के लोथरे निकलते हैं। जब्बार को मारने के बाद भी अंजलि का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर वो अपने हाथ को आसमान की ओर करती है जिससे एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का आग का गोला बनता है और वो जाकर सीधा अलबारा की ज़मीन पर गिरता है। और जैसे ही वो अलबारा की ज़मीन पर गिरता है तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अलबारा का हर आदमी उस आग की चपेट में आने लगता है। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि ऐसे ही करते करते वो आग पूरे अलबारा को जलाकर खाक कर देती है। अब बस वहाँ कुछ चंद लोग ही थे जो उस आग से अपनी जान बचा पाए थे, उसमें महान नेता सिक्किम और उसके 2 मंत्री भी शामिल थे। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं पर याद रखना इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अंजलि बाकी बचे जिंदा लोगों से कहती है। फिर वो अपना वही टूटा हुआ लॉकेट उठाती है और फिर उसे अपने जादू से पहले जैसा बनाकर वो उसे वापस पहन लेती है और उसके वो लॉकेट पहनते ही उसकी जादुई शक्ति फिर से गॉडली लेवल पर पहुंच जाती है। फिर वो आर्यन को अपने गोद में उठाकर अलबारा के दरवाजे पर ले आती है जो कि अब टूट चुका था। फिर वो आर्यन को लेकर उससे बाहर निकल जाती है। कैसे अंजलि ने बस अपने एक ही हमले में अलबारा के दरवाजे को तोड़ डाला जबकि आर्यन पूरी ताकत लगाकर उसे खोल भी नहीं पाया था। आखिर क्या राज है अंजलि के उस लॉकेट का? कैसे अंजलि इतनी ताकतवर हो गई उस लॉकेट के टूटते ही? आखिर क्या है अंजलि की असलियत? जानने के लिए देखते रहिए जादूगर का जादूगर। चैप्टर 13 बेस्ट मैजिशियंस कॉम्पिटिशन। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि कैसे जब्बार आर्यन को घायल कर देता है और अंजलि के लॉकेट के टूटते ही उसमें ना जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है कि उसके सामने अनंत नेता भी झुक जाता है और फिर अंजलि जब्बार के साथ साथ पूरे अलबारा को जला देती है। अब आगे धीरे धीरे आर्यन को होश आने लगता है और उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है जहां उसके आसपास अंजलि, सना, रिया चाची और उसके दोनों भाई बहन खड़े आर्यन के जागने का इंतजार कर रहे थे। और वही सना और अंजलि एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि बस उन्हें एक मौका मिलने की देर थी और वो एक दूसरे पर जंगली बिल्लियों की तरह टूट पड़ते। तभी आर्यन खांसता है और उठकर बैठने की कोशिश करने लगता है और आर्यन को उठकर बैठते देख अंजलि झट से जाकर आर्यन की मदद करने लगती है और बीच बीच में सना को तिरछी निगाहों से देखने लगती है जैसे उसे ये बताना चाह रही हो कि आर्यन सिर्फ उसका है। पर सना आखिर कैसे आर्यन को किसी और लड़की के साथ चिपकते हुए देख सकती है, तो वो अंजलि को हटाकर खुद आर्यन की मदद करने लगती है। जैसे ही सना अंजलि को आर्यन से दूर करती है तब वो उसे घूर कर देखने लगती है।
और इन दोनों को ऐसे देखकर आर्यन भी समझ गया था अब या तो ये दोनों एक दूसरे को मार देगी या फिर वो दोनों मिलकर आर्यन का जीना हराम कर देगी। बेटा आर्यन, इससे अच्छा तो तू बेहोशी ठीक था। ऐसा बोलकर आर्यन ये सोचने लगता है कि अब इनका ये गृह युद्ध शांत कैसे करे। तभी वो रिया चाची की तरफ मासूम सा चेहरा बना के देखने लगता है, मानो उनको बोल रहा हो इनको अब आप ही शांत करा सकती हो। पर रिया चाची तो आर्यन की तरफ से मुंह फेर लेती है, मानो कह रही हो ये तुम्हारा मैटर है तो तुम खुद ही संभालो। फिर आर्यन किसी तरह दोनों को शांत करता है और सना को पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो अलबारा पहुंचा और वहां उसके साथ क्या क्या हुआ। बस वो जब्बार और उसकी लड़ाई वाली बात छुपा लेता है। चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों ठीक हो, आर्यन की बात सुनकर सना बोलती है। फिर ऐसे ही करके ये दिन भी बीत जाता है। अगला दिन सुबह 9 बजे आर्यन मैजिशियंस हॉल के लिए जा ही रहा था कि सना उसको बोलती है, चलो मैं तुम्हें अपनी कमांडर व्हीकल्स से छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो हवा में उड़ने लगता है और आर्यन को ऐसे बिना किसी मैजिकल शूज़ के उड़ते देख सना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम्हारे पास उड़ने वाली तकनीक है, सना थोड़ा हकलाकर उससे कहती है। आर्यन बिना कुछ बोले बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये सुनकर तो सना को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी वो अपने आप को संभाल लेती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे उड़ने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके बाहर नहीं जा सकते, सना बोलती है। क्या पर क्यों, आर्यन पूछता है। क्या मतलब क्यों, तुम जानते नहीं कि इस तकनीक की वजह से तुम्हारे पीछे कितने ताकतवर लोग आ सकते हैं, सना आर्यन को समझाते हुए बोलती है। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ये तैयार किया है। ऐसा बोलकर वो अपनी चुटकी बजाता है और उसके पैरों पर आभासी शूज आ जाते हैं। ये शूज असल में नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि ये बस मैजिकल शूज का एक होलोग्राम है और अगर इन्हें कोई भी देखेगा तो उसे वो असली मैजिकल शूज ही लगेंगे। जब सना उन आभासी शूज को देखती है तब पहले तो वो उन्हें छूने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ उन शूज से आर पार हो जाते हैं। फिर वो उसे उस शूज में मैजिशियंस हॉल जाने देती है। ऐसे ही आर्यन मैजिशियंस हॉल के रास्ते में ही होता है कि लड़कियां उसे देखकर हर बार की तरह उसके आसपास मंडराने लगती है। हाय हैंडसम, क्यों न हम दोनों एक साथ जाए, वैसे भी हमारी मंजिल तो एक ही है, तो क्यों न रास्ते भी एक कर ले। एक लड़की आर्यन को ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक और लड़की जो कि सुजुकी नाम की व्हीकल चला रही थी, वो उस लड़की से बोलती है, औकात देखी है तुमने अपनी, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ इतना हैंडसम लड़का बैठ कर जाएगा, एक बार ज़रा इसको देखो और एक बार खुद को, ये तो मेरे जैसी किसी खूबसूरत और अमीर लड़की के साथ बैठ कर जाएगा, क्यों है न हैंडसम। वो दोनों एक दूसरे से आर्यन को लेकर लड़ ही रहे थे कि आर्यन अपनी स्पीड बढ़ाकर वहां से गायब हो जाता है। और आर्यन की इतनी तेज स्पीड देख वो दोनों वही हैरान खड़ी रह जाती है। आर्यन के वहां से जाने के बाद वो दोनों लड़कियां सोचने लगती है, आखिर एक मैजिक शूज कब से इतना तेज उड़ने लग गया। और वही आर्यन मैजिशियंस हॉल बस पहुंच ही गया था। अभी वो गेट के अंदर जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि लगभग 50 गाड़ियां एक साथ मैजिशियंस हॉल की तरफ आ रही है और उन गाड़ियों के बीचों बीच एक ब्रांडा कंपनी की लक्सूरियस कार भी है। और उस कार को देखकर आर्यन समझ जाता है कि उसमें कौन होगा। और जैसे ही उस कार में बैठी लड़की आर्यन को गेट पर देखती है तो वो सारी गाड़ियां रुकवाकर सीधा आर्यन को गले लगा लेती है। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि ये लड़की कौन होगी। जी हाँ, ये हमारी कहानी की वन एंड ओनली राजकुमारी बबीता है। कहाँ चले गए थे तुम, जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। ओह, तो आपको कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी, आर्यन राजकुमारी को टीस करते हुए कहता है।
उसकी ये बात सुनकर राजकुमारी हड़बड़ाकर उससे अलग होती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं हो रही थी, वो तो मैं ये सोच रही थी तुम बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन का नामांकन कैसे भरोगे, और अगर तुम एक दिन और नहीं आते तो तुम इस कंपटीशन का नामांकन नहीं भर पाते। क्या? कौन सा कंपटीशन? आर्यन राजकुमारी से पूछता है। क्या तुम्हें नहीं पता बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन के बारे में? राजकुमारी दोबारा आर्यन से कन्फर्म करती है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। आर्यन को ऐसा बोलकर राजकुमारी उसे बताती है, ये कंपटीशन 6 राज्यों के बीच होने वाला सबसे बड़ा कंपटीशन है। हर साल ये कंपटीशन 6 राज्यों के मैजिशियंस हॉल्स के बीच में होता है ताकि वो अपने राज्य के मैजिशियंस हॉल को बेस्ट साबित कर सके। इतना ही नहीं बल्कि हर साल सभी 6 राज्यों के ग्रैंड मैजिशियंस इस कंपटीशन के विनर को अमर पूल में जाने का मौका भी देते हैं। अमर पूल अब ये क्या है? आर्यन राजकुमारी से पूछता है। तुम तो बड़े बुद्धू हो, तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी आर्यन को बताती है, अमर पूल एक ऐसी जगह है जिसके पानी में इतनी एनर्जी है कि वो किसी ग्रैंड टियर वाले को भी झट से अर्थ लेवल या हाइकिंग लेवल पर पहुंचा दे। क्या? बस इतना ही? ऐसा बोलकर आर्यन सोचने लगता है कि ये तो मैं लाइब्रेरी को कुछ बीस्ट कोर देकर आराम से हासिल कर लूंगा। क्या मतलब? इतना ही जानते भी हो लोग मरते हैं उस पूल में जाने के लिए और तुम कह रहे हो इतना ही? राजकुमारी थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है। अरे ठीक है बाबा, मैं नहीं बोल रहा कुछ उसके बारे में। ऐसा कहकर आर्यन अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। ठीक है, अब इतनी एक्टिंग भी मत करो। ऐसा कहकर राजकुमारी उसे बताती है कि इतना ही नहीं बल्कि राज्यों के राज परिवार भी विनर को इनाम में कुछ रेयर बीस्ट के बीस्ट कोर भी देने वाले हैं जिनकी बाजार में कीमत करोड़ों में होगी। और बीस्ट कोर का नाम सुनकर आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है और फिर दोनों अपना नामांकन भरने चले जाते हैं। तो कैसा जाएगा आर्यन का ये कंपटीशन? क्या जीत पाएगा आर्यन ये कंपटीशन? क्या वो हासिल कर पाएगा बीस्ट कोर या आएगा खाली हाथ वापस? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।